और आइए अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की कि योगी का हंटर चल रहा है 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर। ऐसे बाहुबलियों पर बुलडोजर चलाया योगी आदित्यनाथ ने, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सुरेंद्र भाटी ये सभी शामिल हैं। आपको बताएं इनकी कितनी बड़ी संपत्ति पर आकर कैसे हथौड़ा चला है, ये आपको बताने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं, जिस दिन सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तभी यह तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। सत्ता संभालते ही योगी ने यूपी के डॉन और बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया था, उनकी संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया था। अब तक योगी आदित्यनाथ की ऑपरेशन क्लीन के तहत अतीक अहमद की थोड़ी बहुत नहीं 326 करोड़, जी हां, अतीक अहमद को आप देख रहे हैं मेरे बगल में, 326 करोड़ की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। न सिर्फ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की 194 करोड़ की संपत्ति पर योगी का हथौड़ा चला है। न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि सुरेंद्र भाटी की 63 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार ने पूरी तरह से बुलडोजर चला दिया है। गैंगस्टर ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। तो 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर योगी ने अब तक हथौड़ा चलाया है। आइए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ दरअसल कैसे अब तक अपराधियों और बाहुबलियों पर हथौड़ा और बुलडोजर चलाते रहे। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यूपी की सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडा मुक्त यूपी का प्रण ले लिया था। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने यूपी के गुंडों को सीधे पैगाम दे दिया था, यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा। साफ हो गया था कि सीएम योगी की लिस्ट में सूबे की कानून व्यवस्था पहले नंबर पर है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। हुआ भी ऐसा ही। सीएम योगी ने सत्ता संभाली और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिए। एक के बाद एक अपराधियों को धर दबोचा गया। जो बाहर घूम रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया और जो जेल में थे उन्होंने योगी के डर से यूपी से बाहर की जेलों का ठिकाना बना लिया। योगी ने खत्म किया डॉन का मुख्तार। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में दशकों तक अपने खौफ और दहशत से डराने वाले गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर सीएम योगी का खौफ ऐसा हावी हुआ कि उसने पंजाब की रोपड़ जेल में शरण ले ली। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा लिए, लेकिन सीएम योगी ने तो सौगंध खा ली थी कि यूपी के अपराधियों का सर्वनाश करना है। जेल में डॉन को योगी का डर, बाहुबली अतीक अहमद, वो नाम जो उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। कोई भी उसके सामने आंख उठाने से घबराता था, लेकिन सीएम योगी ने न सिर्फ डॉन अतीक की आंखों में आंखें डालकर देखा बल्कि उसकी सल्तनत को खत्म कर दिया। अतीक अहमद पर सीएम योगी का खौफ इतना है कि वो यूपी की तरफ निगाह उठाकर भी देखना नहीं चाहता। सुंदर भाटी का खेल खत्म। सुंदर भाटी वो गैंगस्टर जिसका पश्चिमी यूपी में सिक्का चलता था, 3 राज्यों की पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में जिसका आतंक सर चढ़कर बोलता था, लेकिन सीएम योगी ने उस सुंदर भाटी को भी भीगी बिल्ली बना दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं योगी ने कैसे एक एक करके सबकी साम्राज्य को पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया। ये देखिए, मुख्तार अंसारी की एक एक संपत्ति पर मुनादी करवाई। इसका एम्बियंस अगर मैं सुनाऊं, मुनादी करवाई, 25 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, घर से ऑडी खिंचवा ली गई, गाड़ी जो 30 लाख कीमत की थी वो खिंचवा ली। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जितनी अवैध संपत्तियां थी उसे या तो गिरा दिया गया, बुलडोजर चलवा कर हटा दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही कसम खा ली थी कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश। मुख्तार अंसारी को दिखाया हमने, अतीक अहमद की संपत्ति की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये अतीक अहमद की अवैध संपत्ति जो थी, जिस पर कब्जा था, जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, उसे भी योगी आदित्यनाथ ने गिरा दिया है। ये सिर्फ योगी ने पिछले 1-1.25 साल में करा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, बुलडोजर लगाकर पूरी इमारत को गिरा दिया गया है। इन अपराधियों से जुड़ी हुई संपत्तियां थी, उसको पूरी तरह से नस्तोनाबूद कर दिया गया है। इससे सीधा सीधा एक मैसेज गया
उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों डॉन को सीधे सीधे एक संदेश गया कि उत्तर प्रदेश में तो ये नहीं चलेगा। न सिर्फ ये, बल्कि देखिए जरा सुरेंद्र भाटी से जुड़ी हुई जो संपत्ति थी उसे भी पूरी तरह से, सुंदर भाटी से जुड़ी संपत्ति हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए। सुंदर भाटी से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी है उस पर देखिए जेसीबी चलवाकर पूरी तरह से उसे ढा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं और किसी के लिए संभव नहीं है। तस्वीरें देखिए जरा, एक भी आरोप अपराधी, एक भी बाहुबली और डॉन यूपी में खुला नहीं घूम सकता। आइए अब आपको बताते हैं ऑपरेशन क्लीन में योगी ने क्या क्या किया। सीएम योगी का बुलडोजर सिर्फ यूपी के बाहुबलियों की संपत्ति पर ही नहीं चला, बल्कि यूपी के इन डॉन का गैंग भी साफ हो गया। अतीक अहमद, योगी आदित्यनाथ ने डॉन अतीक अहमद पर के पूरी तरह से पर कतर दिए। सीएम योगी का हंटर अतीक अहमद और उसके गिरोह पर ऐसा चला कि पूरे का पूरा गिरोह साफ हो गया। 17 साल की उम्र में पहली बार कत्ल का आरोप लगा अतीक अहमद पर। 17 साल की उम्र में अतीक का आतंक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचने लगा। समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा अतीक अहमद ने, सांसद भी रहा अतीक अहमद, लेकिन उसके बुरे दिन शुरू हो गए और सीएम योगी का ऐसा हंटर चला कि आज अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में अपने दिन गिन रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के पिता फिरोज तांगावाला इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर तांगा चलाते थे। दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का वो बाहुबली जिसका पूरा साम्राज्य सीएम योगी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। मुख्तार के गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। अपराध की दुनिया में मुख्तार ने 1990 के दशक में कदम रखा। शुरुआत में प्रॉपर्टी और ठेके लेने का काम किया और उसके बाद अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने का आरोप मुख्तार पर लगा। वो उस वक्त जेल में बंद था। 1996 में मऊ सीट से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। 2002 में टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचा। अगला नाम है सुंदर भाटी का, उत्तर प्रदेश का वो गैंगस्टर जिसका खौफ सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ था। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस सुंदर भाटी के पीछे थी। हालांकि सुंदर की कहानी थोड़ी फिल्मी है क्योंकि सुंदर का एक गैंगस्टर दोस्त हुआ करता था, नाम था नरेश भाटी। एक वक्त था जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इन दोनों दोस्तों का आतंक चलता था, लेकिन बाद में दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और तीनों राज्यों की पुलिस के लिए और भी बड़ा सिरदर्द बन गए। दोनों गिरोह के बीच गैंग वॉर से पुलिस परेशान हो गई। पहले सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। 2014 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद नाम आता है ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह। यूपी में बाहुबली और अपराधियों का एक लंबा इतिहास है। इसी इतिहास में एक और नाम है ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह, जो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीत सिंह और आजमगढ़ में विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इसके गैंग का नाम है D11। इसके गैंग का नाम D11 हुआ करता था, लेकिन सीएम योगी का हंटर ऐसा चला कि डॉन कुंटू सिंह का अपराध का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इन अपराधियों पर एक दिन में शिकंजा नहीं कसा। योगी जब खुद सांसद थे तब से इन पर योगी की नजर थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने कैसे इन पर शिकंजा कसा, ये देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल जिस दिन से यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठे उस दिन से ही उन्होंने सूबे के माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्ता संभालते ही यूपी में ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया। एक के बाद एक अपराधियों पर योगी का हंटर चलने लगा। छोटे छोटे अपराधियों से लेकर बड़े बड़े बाहुबलियों के खिलाफ भी योगी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और यूपी को अपराध मुक्त बनाने के जो शपथ योगी ने ली थी उसे पूरा किया। सीएम योगी के निर्देश पर सबसे पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। एक तरफ मुख्तार को पंजाब की जेल से बांधा लाया गया तो दूसरी तरफ उसके गुर्गों पर भी योगी का हंटर चला। अब तक मुख्तार के 158 गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्तार गैंग के 122 हथियारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 110 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया है।
जबकि मुख्तार के 6 गुर्गों पर एनएसए यानी रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। अकेले मुख्तार ही नहीं बल्कि अतीक अहमद और उसके गैंग पर भी सीएम योगी ने शिकंजा कसा। एक एक गुर्गे को दबोचा और तमाम अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। आंकड़ों के मुताबिक अतीक गैंग के 60 सदस्यों के हथियार रद्द कर दिए गए। साथ ही अतीक अहमद के गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज किए गए। अतीक के 9 गुर्गों को जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अतीक के 11 गुर्गों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 गुर्गे के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। मुख्तार और अतीक अहमद के अलावा सुंदर भाटी गैंग का यूपी में आतंक हुआ करता था, लेकिन सीएम योगी के आने के बाद सुंदर भाटी गैंग का पूरी तरह से खात्मा हो गया। एक एक गुर्गे को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। सुंदर भाटी गैंग के 4 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। सुंदर भाटी गैंग के 3 सदस्य फिलहाल जेल में हैं और 2 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। इन तमाम बाहुबलियों के अलावा उत्तर प्रदेश में एक और डॉन था जिसने कम वक्त में अपने नाम की धमक बना ली थी, लेकिन योगी सरकार ने उसके पैर भी उखाड़ दिए। आज वो डॉन जेल में कैद है। नाम है ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह। योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कुंटू गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। कुल 20 मुकदमे दर्ज किए और 43 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई और 24 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। योगी आदित्यनाथ ने अब तक कुछ इस तरह कार्रवाई की है, लेकिन आपको बताऊं सिर्फ 1 साल में यानी 2020-21 में ही योगी का हथौड़ा लगभग उत्तर प्रदेश के हर अपराधी पर चला है। और योगी का नारा था कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए चुनौती भी थी, आते ही सबसे पहले अपराध पर लगाम लगानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार यूपी सरकार ने प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। यूपी सरकार ने पिछले 1.5 साल में माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। यूपी सरकार ने पिछले 1.5 साल में ही माफियाओं की तकरीबन 1128 करोड़, सोचिए जरा, 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। जनवरी 2020 से अब तक 25 बड़े माफियाओं, जी हां, 1-2 नहीं, 25 बड़े माफियाओं से संपत्ति जब्त की गई है। जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक कुल 5558 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 25 माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यह है योगी का हथौड़ा, जिसने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपराधियों और अपराध की कमर तोड़ दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं ऑपरेशन सरेंडर की। कैसे मेजर की एक आवाज के आगे एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। मेजर ने ऐसा ऐलान किया और ऐसे बात की कि एक आतंकी खुद अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनवाने जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे उस आतंकी ने सरेंडर किया। देखिए जरा। साहिल मेरी बात सुन। मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं, चौधरी गुंड से। साहिल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया। देखो, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना, अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। अपने घर वालों को याद करो, अपने दोस्तों को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। तो जब सब याद है बच्चे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ डाल के, हथियार डाल के और बाहर निकला, हाथ ऊपर करके। मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। साहिल सुन रहा है? बता क्या करना है।
तो आपने मेजर को सुना और इस मेजर के ऐलान के बाद आतंकी ने सरेंडर कर दिया। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी हुआ क्या। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिला के हाजीपुरा की ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, सुरक्षा बलों को शोपिया के हाजीपुरा में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। उसके बाद खबर के फौरन बाद सुरक्षा बल जब वहां पहुंचे, चारों तरफ से आतंकियों को घेर लिया। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा एक घर में जा छुपा। सुरक्षा बलों को जैसे ही इसका अंदाजा हुआ, उन्होंने उस घर को घेर लिया और उस आतंकी से सरेंडर कराने का फैसला किया। यह वीडियो उसी दौरान का है जो मैंने आपको दिखाया, जब सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स के अफसर मेजर शुक्ला आतंकी से सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। इस अपील में मेजर ने पहले अपना परिचय दिया। अगर आपने ध्यान से सुना हो, मेजर खुद अपना परिचय दे रहे हैं, फिर उससे सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं। इस अपील में रिक्वेस्ट भी थी और चेतावनी भी थी। मेजर ने अपील में आतंकी को भरोसा भी दिया। मेजर ने उसे सरेंडर कैसे करना है यह भी बताया और उसके दोस्तों, घर वालों का वास्ता देकर एक जज्बाती और भावनात्मक कोशिश भी की, जिसका असर भी दिखा और जिसके बाद उस आतंकी ने सरेंडर कर दिया। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं उस आतंकी ने कैसे सरेंडर किया। मेजर उससे सीधे माइक पर बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि सरेंडर कर दे। सुनिए जरा एक बार फिर से। साहिल मेरी बात सुन। मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं, चौधरी कुंड से। साहिल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया। देखो, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना, अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। अपने घर वालों को याद करो, अपने दोस्तों को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। तो तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। साहिल सुन रहा है? बता क्या करना है। ऐसे काम करती है भारतीय सेना। जो भी देखेगा सैल्यूट करेगा कि किस तरह से मेजर शुक्ला ने आतंकी को समझाया और उसके बाद उसने हथियार डाल दिए। आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल जिस आतंकी को सरेंडर के लिए सेना बार बार अपील कर रही थी, वो आतंकी शोपिया के बेमनीपोरा का रहने वाला था, जिसका नाम साहिल रमजान डार है, जो मोहम्मद रमजान डार का बेटा है। सेना इस परिवार को बहुत अच्छी तरह जानती थी और इसलिए बार बार यह कोशिश कर रही थी कि वो सरेंडर कर दे। सेना और पुलिस की इस कोशिश के बाद आखिरकार उसने सरेंडर कर दिया। अच्छी बात यह और उसकी जान बच गई। साहिल रमजान लश्कर तैयबा का आतंकी है जो AK-56 और तमाम दूसरे विस्फोटकों से लैस था, जो किसी भी इलाके में तबाही मचाने के लिए काफी है। साहिल के साथ एक और आतंकी था जिसका नाम मुर्तजा था। मुर्तजा भी शोपिया का ही रहने वाला था, लेकिन वो मुठभेड़ में मार गिराया गया। दरअसल कश्मीर में सेना ने एक बार फिर अपना ऑपरेशन तेज कर रखा है। 4 दिन पहले सुरक्षा बलों ने कश्मीर के टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित को ढेर कर दिया था। मुदस्सिर के अलावा 3 और आतंकी मारे गए थे। दरअसल सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई नौगाम में इंस्पेक्टर परवेज डार की हत्या के बाद और ज्यादा तेज कर दी थी। आपको याद होगा, इंस्पेक्टर परवेज जब नमाज पढ़कर निकले तो उनके पीछे से 2 आतंकियों ने परवेज डार को नमाज पढ़कर लौटने के दौरान पीछे से गोली मार दी थी। लेकिन आज की तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि सेना किस तरह से अपनी कार्रवाई में मानवीय पहलू का खास ख्याल रख रही है। सेना के जवान लगातार कोशिश करते हैं कि पहले तो आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया जाए और जब वो इसके लिए तैयार नहीं हो तभी कार्रवाई की जाए। सेना का ये चेहरा दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर रही है, इसलिए तो भारतीय सेना की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सेना के ऊपर हमला किया गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कैसे सेना को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें,
सीआरपीएफ पोस्ट पर हमले की कोशिश हुई है। धमाके की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले का सीसीटीवी सामने आया है। वो तस्वीरें जल्दी से हम दिखाएं, कैसे ग्रेनेड से हमला किया सीआरपीएफ के काफिले पर। यह आतंकी हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं सीआरपीएफ पोस्ट की। और ये देखिए साफ आपको दिखाई दे रहा है ग्रेनेड फूटता है सीआरपीएफ पोस्ट के पास। अगर आप ध्यान से देखें, एक गाड़ी निकलती है, गाड़ी के पीछे बाइक है। जैसे ही वो वहां से गुजरते हैं तो सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है और एकाएक धमाका होता है। ये दरअसल ग्रेनेड वहां गिरता है, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए श्रीनगर का ये इलाका है, दुकानें बंद हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं वहां पर। सीआरपीएफ वाला अपनी पोजीशन लिए पोस्ट पर खड़ा था और उसी दौरान देखिए वहां आकर ग्रेनेड गिरता है। ये देखिए आतंकियों के हमले में बताया जा रहा है 3 लोग घायल हुए। सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर यह हमला हुआ है। आतंकियों के हमले में बाल बचा है सीआरपीएफ का जवान। ग्रेनेड हमला था, बंकर में तैनात था सीआरपीएफ जवान। देखिए जरा, तो सीआरपीएफ के जवान को जैसे ही ग्रेनेड आतंकी ने फेंका, फौरन सीआरपीएफ के जवान को ध्यान से देखिए, वो झुका है। उसने देख लिया उसके ऊपर हमला हुआ है, जान बचाने के लिए वो झुका है और उसके बाद देखिए धमाका होता है। ये देखिए वो झुकता है और कैसे अपनी जान बचाता है। श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हमने शुरू में आपको दिखाई कि कैसे हमारे जवान आतंकियों को सरेंडर करवा रहे हैं। वो मानवीय चेहरा भी हमने आपको दिखाया हमारे जवानों का, कि आतंकियों को मौका देते हैं और सरेंडर करवाते हैं। लेकिन आतंकी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे। इनको दरअसल गोली से ही भाषा समझते हैं, गोली की भाषा। देखिए किस तरह से हमारे जवान पर, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनिल देशमुख की। जी हां, सवाल यह है कि अब अगला नंबर किसका। इस 100 करोड़ की वसूली मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अनिल देशमुख के पीए और पीएस को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर यह है, आपको बताएं कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में सचिन वाजे का नाम सामने आया था। सचिन वाजे दरअसल एंटीलिया केस में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सचिन वाजे ने बताया था कि कैसे 100 करोड़ की उगाही करवाई जा रही थी। यह आरोप सचिन वाजे ने लगाए थे, परमवीर सिंह ने लगाए थे कि कैसे पूर्व गृह मंत्री सचिन वाजे के जरिए ये वसूली करवा रहे थे। आपको बताएं कि देशमुख आज पेश नहीं हुए ईडी के सामने, लेकिन देशमुख को समन किया गया है। देशमुख ने कहा है कि वो आगे दोबारा पेश होंगे ईडी के सामने, लेकिन उन्हें एक और समन कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में और ज्यादा हलचल बढ़ गई। देखिए रिपोर्ट। मुश्किल में अनिल देशमुख। ईडी में देशमुख की पेशी। ईडी का कसने लगा शिकंजा। 100 करोड़ की वसूली मामले में ईडी एक बार फिर एक्शन में है। जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं और पूछताछ के लिए आरोपियों को बुलाया जा रहा है। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी सम्मन भेजा था, लेकिन वो आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने हमें कोई भी लिस्ट नहीं दी कि उनको कौन सी तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन। Therefore, we are unable to give the documents, which type of documents they are requiring. They have not given in writing. Therefore, we have submitted our letter for seeking time and to furnish the document to us for better explanation. ईडी की कार्रवाई मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के उस आरोप के बाद हो रही है जिसमें परमवीर ने देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और पुलिस कमिश्नर के पद से उनको जब हटाया गया, क्योंकि उनका रोल बड़ा सस्पिशियस था, उनको जब हटाया गया, उनको हटाने के बाद में परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, माजी पुलिस कमिश्नर मुंबई, इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए।
ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। जी हां, 7 महीने हो गए। 7 महीने में 7 गुना इस आंदोलन के दौरान क्या हुए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोहाली में। मोहाली में क्या हुआ देखिए जरा, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाऊं। देखिए जरा, मोहाली में किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, देखिए जरा, किसान बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए, राजभवन पहुंचने की जिद कर रहे थे। और उस दौरान जो हंगामा और तमाशा हुआ वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा। किसानों ने बैरिकेड उखाड़ फेंके, पुलिस के साथ दो हाथ करने लगे। और देखिए, पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन ये रुके नहीं। ये पूरे के पूरे बैरिकेडिंग उखाड़ दिए। ये तस्वीर मोहाली की है। जयपुर की तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखिए जरा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया गया। न सिर्फ मोहाली बल्कि जयपुर की तस्वीरें दिखाऊं मैं। ये देखिए, जयपुर में भी यही आलम था। पुलिस और किसान आमने सामने थे। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाऊं मैं। पुलिस और किसान आमने सामने थे, धक्का मुक्की हो रही थी। किसान आगे जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक कर रखा था, लेकिन किसान रुक नहीं रहे थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए जरा। जयपुर में क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसान और पुलिस आमने सामने थी। टिकैत ने ऐलान किया था कि राजभवन कूच करेंगे, राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना के दौरान जो तस्वीर देखने को मिली कि बिना मास्क किसान मौजूद थे। इस प्रदर्शन के दौरान किसी ने मास्क लगा नहीं रखा था, कोई कोविड नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो टिकैत कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के 7 महीने हो गए। 7 गुना मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा टिकैत को सुनिए। सरकार से तो बातचीत जब होगी, जब सरकार बात करेगी। सरकार अभी बात करके आ रही है। पूरा 7 महीने हो गए, पूरा 7 महीने हो गए, सरकार कोई बातचीत नहीं करती। तो आपको बताते हैं 7 महीने जरूर हो गए, लेकिन इन 7 महीनों में जो 7 गुना है वो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको क्या क्या हुआ है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 7 महीने हो गए, लेकिन आपको आंदोलन जीवियों के उन गुनाहों के बारे में बताते हैं जो इन 7 महीनों में हुए। आंदोलन जीवियों ने 26 जनवरी को, आपको याद होगा, कैसे लाल किले का अपमान किया। इसी दिन पुलिसकर्मियों पर तलवार से हमले भी किए गए। वो तमाम तस्वीरें पूरे देश ने देखी। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोश के नाम पर मोबाइल टावर तक तोड़ दिए गए, रेल को रोक दिया गया, सड़कों पर अब तक कब्जा है, यहां तक कि एक शख्स को जिंदा तक जला दिया गया। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान बंगाल की महिला का रेप किया गया। रेल रोकने के नाम पर अराजकता हुई, सड़क जाम करने के नाम पर लोगों के साथ मारपीट हुई और एक शख्स को कैसे जिंदा जला दिया गया। न सिर्फ एक शख्स को जिंदा जलाया गया, बल्कि एक महिला के साथ बलात्कार भी हुआ। और इस दौरान आज सोचिए क्या प्लानिंग थी। आज प्लानिंग यह थी, जैसे आपको याद होगा 26 जनवरी में एक किसान की मौत के नाम पर हंगामा बढ़ाया गया, कैसे अफवाह फैलाई गई, वैसा ही आज टिकैत की गिरफ्तारी के नाम पर यह अफवाह फैलाई जानी थी। देखिए, किसान एकता मोर्चा ने क्या ट्वीट किया है। लिखा, राकेश टिकैत गिरफ्तार हो गए दिल्ली में। और इस ट्वीट के बाद चारों तरफ हंगामा मच गया। उसके बाद टिकैत को सामने आकर कहना पड़ा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह ट्वीट बाकायदा इस पूरे मामले में आग भड़काने के लिए किया गया था। आइए आपको सुनवाते हैं। अब सवाल यह है, क्या टिकैत उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी में है? क्या टिकैत का प्लान योगी आदित्यनाथ को हराना है? क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश के नजदीक है। बंगाल के बाद अब टिकैत का निशाना यूपी है। सुनिए जरा। जैसा हमारा पार्लियामेंट में होगा, भाई हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा। बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट, किसान के कानून वहीं बने तो हमारा इलाज तो वहीं तो होगा। ऐसा ही इनका इलाज सरकार का गांव में होगा। भारत के संविधान के तहत देश चलता है, सरकारें काम करती हैं। तो जो कानून संसद में बने हैं, जो कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला जा चुका है, तो उसके लिए आप जब तक ये अड़ंगा लगाएंगे कि नहीं कानून वापस लो, तो फिर बातचीत का मतलब क्या है? बातचीत करने में कोई शर्त थोड़ी थोपी जाती है, और जब शर्तें लगाई जाती हैं तो इसका मतलब है नीयत साफ नहीं है।
हम लगेंगे, इस काम पर लगेंगे, हमें बहुत काम है, 3 साल है, 3 साल में हम लगेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। या तो यह सरकार मान लेगी, नहीं हम क्यों मान लेंगे, हम तो अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। 3 साल जो कह रहे ना राकेश टिकैत, वो ये कह रहे हैं कि 24 में चुनाव होगा और चुनाव तक आंदोलन करते रहेंगे, फिर सरकार को बदलेंगे, फिर ये मांग पूरी करवाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ इन मांगों से क्या हो जाएगा? अरे किसान आयोग का गठन करवाओ यदि असली किसान नेता तो, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार। के चुनाव में भी ये आनंद विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसका बता देंगे। जब आनंद चुनाव अभी 7-8 महीने चुनाव। अब ये कहना कि 2022 में इलाज कर देंगे, 2024 में इलाज कर देंगे, तो ये चुनाव की राजनीति तो पूरी तरह से राजनीति की बात हो गई। ये किसानों का मुद्दा नहीं बचा। तो आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? किसके इशारे पर ये सब चल रहा है? ये राजनीति जो है, ये चुनाव की राजनीति की बात करना किसानों के हित में नहीं है। आपने कहा दिल्ली को याद दिला दूं कि 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ है, किसान भी यहाँ है, कूच करने की आप तैयारी कर रहे हैं। गांव में है ट्रैक्टर तो में, अब वे कभी भी आ सके, उनका रिहर्सल उन्हीं की तो चल रही है, बिना धमकी के दिल्ली मान रही। 25 लाख किसान और 4 लाख ट्रैक्टर अब कभी दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते, कारण कि ये किसानों का भला नहीं चाह रही। ये केवल फंड लेकर कभी जाते हैं पश्चिम बंगाल, कभी जाते हैं पंजाब और कभी जाते हैं कहीं। ये किसान सब समझ गया है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो सजा जो मिसाल बन गई, वो सजा जो अब नजीर बन गई। जॉर्ज फ्लॉयड, एक अश्वेत की मौत के बाद 22 साल की सजा हुई है पुलिस अधिकारी को। यह तस्वीरें आपको याद होंगी, कैसे पुलिस अधिकारी ने इस अश्वेत शख्स पर अपना घुटना रखा था। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। इस अश्वेत शख्स पर अपना घुटना रखा और इस शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे देश, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में आपको बताएं, पुलिस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई और 22 साल की सजा हुई है। आपको ये बताने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, इस पुलिस अधिकारी को दिखाते हैं जिसको आपने देखा घुटना जिसने रख रखा है फ्लॉयड के ऊपर। यह है वो पुलिस अधिकारी डेरेक कोर्ट में मौजूद थे। डेरेक को 22 साल सजा हुई है, 22 साल जेल की सजा हुई है। आइए आपको बताते हैं कोर्ट में क्या हुआ जल्दी से। दरअसल डेरेक शोवन को सजा हुई है। डेरेक शोवन को 22 साल जेल में रहना होगा। जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में यह सजा हुई है। 12 सदस्यीय ज्यूरी ने, यानी 12 जज थे, यह फैसला सुनाया है। अप्रैल में डेरेक को दोषी पाया गया था। पिछले साल मिनेपोलिस में यह घटना हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद डेरेक को सजा हुई है। आइए अब आपको बताता हूं कि तब क्या हुआ था उस दौरान अमेरिका में, यह आपको बताता हूं। दरअसल हुआ क्या कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या मामले में एक अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक शोवन को 22 साल की सजा सुनाई और पिछले साल जॉर्ज की मौत पर पूरे अमेरिका में जमकर हंगामा हुआ था और कई शहरों में दंगे भड़क गए थे। पुलिस अधिकारी डेरेक शोवन ने 46 वर्षीय अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखकर उसकी जान ले ली थी। शोवन ने फ्लॉयड की गर्दन को इस कदर दबाया था कि वो सांस तक नहीं ले सका और उसकी मौत हो गई। डेरेक ने करीब 9.5 मिनट तक उसकी गर्दन दबाए रखी। इस दौरान फ्लॉयड ने 20 से ज्यादा बार बोला था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, फिर भी वो नहीं माना और उसका गला दबाए रखा। मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने 3 हफ्ते चली सुनवाई में शोवन को 3 आरोपों के तहत दोषी पाया, जिसके बाद शोवन की जमानत रद्द कर दी गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने यह दलील दी थी कि डेरेक को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और यह भी दलील दी थी कि 46 वर्षीय फ्लॉयड दिल की बीमारी से पीड़ित था और उसकी मौत नशीली दवाओं के इस्तेमाल की वजह से हुई है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की यह घटना अमेरिका के मिनेपोलिस में हुई थी और इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नस्लीय न्याय के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका में जगह जगह हिंसा भड़क उठी थी। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि कई इतिहास पुरुषों की मूर्तियां भी उखाड़ फेंकी गई थीं। तो डेरेक की सजा
बाकी इस तरह के अधिकारियों के लिए एक नजीर है कि आपको ताकत जरूर मिलती है, उस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी होती है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।